साथियों नमस्कार। साथियों सोचिए आप एक कमरे में खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है और उस कमरे में 26 साल पहले हुआ एक कत्ल आज भी जिंदा है। जिंदा क्योंकि उस कमरे में आज तक कुछ भी नहीं बदला गया, ना खून साफ हुआ, ना फर्नीचर हिला, ना वक्त आगे बढ़ा। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मनदीप एफएम, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो ना सिर्फ सुनने के लिए हैं बल्कि समझने के लिए भी होती हैं। और आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने इंसाफ के लिए वक्त को ही रोक दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा कत्ल नहीं है। खौफनाक ये है कि कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया है। साल 1999, जापान का नगोया शहर, एक छोटा सा अपार्टमेंट, एक आम सा परिवार। पति का नाम था सातोरू तकाबा और पत्नी का नाम था नामिको, और उनका 2 साल का एक मासूम बेटा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी होती है। लेकिन 13 नवंबर की वो शाम सब कुछ बदल गया। जब सातोरू ऑफिस से घर लौटे, दरवाजा खोला तो सामने जो था उसने पूरी तरीके से उनकी दुनिया खत्म कर दी। फर्श पर खून फैला हुआ था और उसी खून के बीच उनकी पत्नी नामिको की लाश पड़ी थी। गला चाकू से काटा गया था। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। पास में ही उनका 2 साल का बेटा बैठा था, जिंदा, खामोश, जैसे उसने सब कुछ देखा हो लेकिन बता नहीं सकता। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। फोरेंसिक टीम ने हर कोना खंगाला और धीरे धीरे कुछ बातें साफ होने लगी। ये कोई चोरी नहीं थी, कुछ भी गायब नहीं हुआ था। ये जबरदस्ती का मामला भी नहीं था। शरीर पर ऐसे कोई भी निशान मौजूद नहीं थे। मतलब इसका साफ था कि कातिल कोई जान पहचान वाला ही था। लेकिन तभी एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरा केस ही बदल दिया। फर्श पर जो जूतों के निशान मिले थे वो किसी आदमी के नहीं थे, वो एक महिला के थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, खून के कुछ धब्बे ऐसे मिले थे जो नामिको के नहीं थे। मतलब कातिल खुद भी जख्मी हुआ था। अब सवाल और बड़ा हो गया था, कौन थी वो महिला और उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया? पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। सैकड़ों लोगों से पूछताछ करी गई, हर एंगल से चेक किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, महीने सालों में बदल गए और धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ गया। लेकिन जहां पुलिस हार मान लेती है, वहीं एक आदमी था जो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और उसका नाम था सातोरू तकाबा। उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया था। उसने वो फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन उसे खाली बिल्कुल भी नहीं किया। वो खुद दूसरी जगह रहने चला गया, लेकिन उस कमरे को जिसमें उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था वैसे का वैसा ही रहने दिया। ना खून साफ किया, ना फर्नीचर छुआ, ना एक भी चीज को अपनी जगह से हिलाया गया। क्यों? क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन यही कमरा उसकी पत्नी के कातिल का नाम बताएगा। और यही यकीन अगले 26 साल तक उसकी जिंदगी बन गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में एक कमरा कातिल को पकड़ा सकता था, या फिर ये सिर्फ एक जुनून था जो धीरे धीरे पागलपन बनता जा रहा था? एक तरफ वो कमरा था जो 26 साल से चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता था, और दूसरी तरफ पूरी पुलिस मशीनरी जो सच को पकड़ना चाहती थी, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौट जाती थी। और हैरानी की बात यह थी कि जांच जितनी आगे बढ़ती जा रही थी, ये केस उतना ही उलझता जा रहा था। जांच शुरू हुई और इस बार बेहद बारीकी से हुई। फोरेंसिक टीम ने फर्श से लेकर दीवार तक हर निशान को पढ़ने की कोशिश करी, जैसे वो कमरा खुद गवाही दे रहा हो। सबसे पहला सुराग जूते के निशान, और ये साफ थे। ये किसी आदमी के नहीं थे, ये एक महिला के थे। छोटा साइज, करीब 5 नंबर का। अब सोचिए, एक महिला अकेले घर में घुसती है और इतनी बेरहमी से कत्ल करती है, ये कोई आम बात नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फर्श पर मिला खून सिर्फ नामिको का नहीं था, एक और ब्लड सैंपल मिला था जो उसका नहीं था। मतलब कातिल खुद भी जख्मी हुआ था
उस वक्त की टेक्नोलॉजी आज जितनी एडवांस नहीं थी, डीएनए टेस्टिंग सीमित थे, तो पुलिस सिर्फ इतना ही जान पाई कि उस खून का ग्रुप बी था। बस इतनी बड़ी जांच और हाथ क्या लगा, सिर्फ एक ब्लड ग्रुप। अब जांच का दायरा बढ़ गया। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर उस इंसान को शक के घेरे में लिया गया जो नामिकों को जानता था। एक एक करके करीब 5,000 लोगों से पूछताछ करी गई, फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, ब्लड सैंपल भी लिए गए, लेकिन हर बार रिजल्ट 0। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में बदले, और धीरे धीरे ये केस फाइलों में दबने लगा। लेकिन एक चीज है जो इस केस को अलग बनाती है। साल दर साल नए ऑफिसर आते रहे, पुराने वाले जाते रहे, और कुल मिलाकर करीब 1 लाख पुलिसकर्मी इस केस से जुड़ चुके थे। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, इतनी मेहनत, फिर भी कातिल का कोई नाम नहीं। अब सोचिए, एक देश जहां क्राइम रेट बेहद कम है, वहां ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस। मीडिया सवाल पूछ रही थी, क्या जापान पुलिस इस केस को सुलझा नहीं सकती? दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे पुलिस के पास भी इसका जवाब खत्म होने लगे थे, और आखिरकार इस केस को एक नाम दे दिया गया, कोल्ड केस। मतलब अभी के लिए बंद, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर कभी कोई नया सुराग मिला तो इस केस को फिर से खोला जाएगा। लेकिन सच ये था कि अब किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, सिवाय एक आदमी के, सातोरू तकाबा, जिसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया था, बल्कि अपने बेटे की मासूमियत को भी खो दिया था। वो हर साल, हर महीने पुलिस स्टेशन जाता, नई जानकारी मांगता, मीडिया से अपील करता, यहाँ तक कि उसने खुद पंपलेट छपवाए और नगोया की गलियों में उनको बांटा भी। अपील करी गई, अगर किसी को कुछ भी पता हो तो आइए और आकर बताइए। सोचिए, 26 साल तक एक ही सवाल लेकर जीना कि मेरी पत्नी को किसने मारा, और हर बार उसे मिला सिर्फ सन्नाटा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जो सच 26 साल तक छुपा रहा, वो अब खुद चलकर सामने आने वाला था। साथियों, आप क्या सोचते हो? इतनी बड़ी जांच के बाद भी अगर कोई कातिल बच जाए तो वो ज्यादा चालाक है, या सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो चुका है? कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं, बस इंसान उनकी आदत डाल लेता है। सातोरू तकाबा के लिए वो जख्म था 13 नवंबर 1999। एक दिन, एक शाम, एक कमरा, और उसी कमरे में छूट गई उसकी पूरी जिंदगी का सुकून। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर चुकी थी, फाइलें बन चुकी थी, सवाल पूछे जा चुके थे, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं था। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे अजीब, सबसे अलग और शायद सबसे जिद्दी लड़ाई। सातोरू ने एक फैसला किया, वो उस फ्लैट में नहीं रहेगा, लेकिन उसे छोड़ेगा भी नहीं। उसने उसी अपार्टमेंट के पास एक दूसरा घर किराए पर ले लिया। अपने 2 साल के बेटे के साथ वहां पर वो रहने लगा। लेकिन जिस कमरे में उसकी पत्नी का कत्ल हुआ था, उसे उसने एक टाइम कैप्सूल बना दिया था। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, और अंदर सब कुछ वैसा ही जैसा 13 नवंबर 1999 को था। फर्श पर खून के निशान, टेबल पर रखी चीजें, कुर्सी की पोजीशन, यहाँ तक कि धूल भी कभी साफ नहीं करी गई। साथियों, अब सोचिए, एक इंसान हर महीने उस घर का किराया दे रहा है जिसमें वो रहता भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई सबूत ना मिट जाए। लोगों ने कहा ये पागलपन है, जिंदगी आगे बढ़ाओ, दूसरी शादी कर लो। लेकिन सातोरू के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उसका सबूत था, उसकी उम्मीद थी, उसकी आखिरी लड़ाई थी। साल गुजरते गए, 2000, 2005, 2010। हर साल 13 नवंबर आता और सातोरू के लिए वही दिन फिर से जिंदा हो जाता। उसका बेटा, जो उस दिन सिर्फ 2 साल का था, अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके सवाल भी बड़े हो रहे थे। आखिरकार माँ को किसने मारा? और हर बार सातोरू के पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर साल पुलिस के पास जाता, मीडिया के पास जाता, लोगों से अपील करता, और सबसे बड़ी बात, वो हर महीने किराया भरता रहा। 26 साल में करीब 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ उस फ्लैट के लिए, जहां वो एक दिन भी नहीं रहा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक पति का प्यार था,
या एक ऐसा जुनून जो इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकता है? क्योंकि 26 साल तक एक बंद कमरे को वैसे ही रखना सिर्फ उम्मीद नहीं, ये एक जिद थी। और शायद यही जिद एक दिन सच को बाहर लाने वाली थी। क्योंकि जिस दिन पुलिस ने हार मान ली थी, उस दिन भी वो कमरा चुपचाप खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में 26 साल बाद भी कोई सबूत जिंदा रह सकता है? या फिर जो सामने आने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा? 26 साल, सोचिए, एक पूरा जमाना बदल जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, तकनीकें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ केस, कुछ सवाल वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। नगोया पुलिस के लिए ये केस भी अब वही केस बन चुका था, एक कोल्ड केस जिसे फाइलों में दबाकर रख दिया गया था, जैसे अब इसमें कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन 30 अक्टूबर 2025, एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन एक 69 साल की बुजुर्ग महिला नगोया पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होती है, चेहरे पर थकान, आंखों में डर और दिल में 26 साल का बोझ। वो सीधे ड्यूटी अफसर के पास जाती है और कहती है, मुझे सरेंडर करना है। पुलिस वाला चौंक जाता है और पूछता है कि किस मामले में, और जो जवाब मिलता है वो पूरे सिस्टम को हिला देता है। मैंने 26 साल पहले एक कत्ल किया था, नमिको तकाबा का। एक पल के लिए जैसे वक्त रुक जाता है। वही नाम, वही केस जिस पर 1 लाख पुलिस वालों ने काम किया था, और आज कातिल खुद चलकर सामने आ गया था। उसका नाम था कुमिको यासुफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कानून सिर्फ कबूलनामे पर सजा नहीं देता, कानून को सबूत चाहिए होते हैं, और इस केस में सबूत लगभग खत्म हो चुके थे। 26 साल पुराने सैंपल लगभग खराब हो चुके थे। फोरेंसिक उस वक्त लिमिटेड था। पुलिस एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी थी, सच सामने लेकिन साबित नहीं कर सकते थे। और तभी एक अफसर को कुछ याद आता है, एक कहानी जो सालों से मीडिया में घूम रही थी। एक आदमी जो 26 साल से एक फ्लैट को वैसे ही संभाल कर बैठा है, क्राइम सीन को बिल्कुल अनटच उसने किया हुआ है। तुरंत सातोरू तकाबा को कॉल किया जाता है और पूछा जाता है, क्या वो फ्लैट अब भी वैसा ही है? उधर से जवाब आता है, जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। शायद 26 साल में पहली बार सातोरू को लगा उसकी जिद बेकार नहीं गई। पुलिस टीम कुमिको को लेकर उस फ्लैट तक पहुंच जाती है। दरवाजा खोला जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, ऐसा लगता है जैसे 1999 अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अंदर वही खून के निशान, वही फर्नीचर, वही सन्नाटा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन था। फोरेंसिक टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है। नए सैंपल लिए जाते हैं, खून के धब्बे उठाए जाते हैं, जूते के निशान फिर से रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना था, इस बार टेक्नोलॉजी साथ थी। डीएनए टेस्ट हुआ और जो रिजल्ट आया उसने 26 साल पुरानी कहानी को एक झटके में साफ कर दिया। क्राइम सीन से मिला खून और कुमिको का डीएनए परफेक्ट मैच कर जाता है। अब कोई शक नहीं था, कुमिको यासुफ ही नामिको तकाबा की कातिल थी। 26 साल बाद एक बंद कमरे ने आखिरकार अपनी गवाही दे दी। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सातोरू उस कमरे को वैसा ही ना छोड़ता तो क्या ये सच कभी सामने आ पाता, या फिर ये कत्ल हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाता? आप क्या सोचते हो? क्या ये इंसाफ है या सिर्फ किस्मत? एक केस जो 26 साल तक रहस्य बना रहा, अब सुलझ चुका था, कातिल सामने थी, सबूत मौजूद थे, कानून अपना काम करने के लिए तैयार था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि कुमिको ने आखिरकार ये कांड क्यों किया था? आखिर एक 69 साल की महिला 26 साल पहले एक 28 साल की महिला का कत्ल क्यों करती है? क्या ये सिर्फ एक क्राइम था या एक कहानी जो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? जब कुमिको यूसुफ को बैठाकर पूछताछ करी गई तो जो सच सामने आया वो किसी आम क्राइम स्टोरी जैसा नहीं था। वो था एक टूटा हुआ प्यार जो धीरे धीरे जुनून बना और फिर खतरनाक नफरत में बदल गया। कुमिको ने बताया, वो और सातोरू बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो उसे पसंद करती थी, नहीं, वो उससे प्यार करती थी। एक दिन वैलेंटाइन डे पर उसने हिम्मत जुटाई, सातोरू को चॉकलेट दी,
एक कार्ड दिया, लेकिन सातोरू ने साफ मना कर दिया, सीधा साफ, और कहा कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। बस एक लाइन जो कुमिको के दिल में कहीं बहुत गहरी बैठ गई थी। वक्त बीता, स्कूल खत्म हुआ, दोनों की जिंदगी अलग अलग हो गई, लेकिन कुमिको आगे नहीं बढ़ पाई। वो सालों तक उसी एक याद में अटकी रही, जैसे उसका वक्त वहीं पर रुक गया हो। फिर एक दिन उसे पता चला सातोरू ने शादी कर ली है, एक नई जिंदगी, एक नई पत्नी, और कुछ समय बाद एक बच्चा भी। यहीं से उसके अंदर सब कुछ बदल गया। जो प्यार था वो अब जलन बन चुका था। वो नगोया आई, उसी इलाके में घर लिया और दूर से हर दिन सातोरू की जिंदगी देखने लगी। उसकी हंसी, उसका परिवार, उसकी खुशियां, और हर दिन उसकी जलन लगातार बढ़ती गई। उसे लगने लगा ये जिंदगी मेरी होनी चाहिए थी, ये औरत मेरी जगह खड़ी है। और फिर उसने एक फैसला लिया, इस दीवार को मुझे हटाना पड़ेगा। 13 नवंबर 1999, जब सातोरू घर पर नहीं था, कुमिको चुपचाप उस फ्लैट में गई, नामिको से बात करी, बहस हुई, और फिर एक पल में उसने चाकू उठाया और सब कुछ खत्म कर दिया। कत्ल के बाद वो वहां से निकल गई, बिना किसी को शक हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सालों तक वो खामोश रही। हर 13 नवंबर उसे वो याद आता था, डर भी लगता था, लेकिन उससे ज्यादा उसे गिल्ट महसूस होती थी। फिर उसने देखा सातोरू ने दूसरी शादी नहीं करी। वो अब भी उसी केस के पीछे पड़ा है। उस फ्लैट को 26 साल से संभाल कर रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था। यही चीज कुमिको को अंदर से तोड़ने लगी। उसे समझ आने लगा था कि जिस इंसान को वो पाना चाहती थी वो कभी उसका था ही नहीं, और जिस औरत को उसने हटाया वो सच में उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। आखिरकार 69 साल की उम्र में वो टूट गई और एक दिन खुद चलकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई। आज कुमिको जेल में है। सातोरू और उसका बेटा 26 साल बाद इंसाफ पा चुके हैं। लेकिन इस कहानी के आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या हर प्यार खूबसूरत होता है, या कुछ ऐसे प्यार भी होते हैं जो अगर अधूरे रह जाएं तो इंसान को एक कातिल बना देते हैं? साथियों, आप क्या सोचते हो? ये सिर्फ एक क्राइम था या एक ऐसा जुनून जो कंट्रोल से बाहर हो गया था? कमेंट करके जरूर बताना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। मिलते हैं आपसे कल नई ऐसी ही किसी कहानी के साथ, किस्से के साथ, सच्चे किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।